टू एंड सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्थ लॉ जो कि है गैलिसाइड्स लॉ ऑफ कॉम्बाइनिंग वॉल्यूम, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको गैलिसाइड का गैसीय आयतनों का नियम। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसको ये होगा अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases react together, the volume of the reacting gases as well as products if gases were a simple whole number ratio। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें तो क्या होगा, समान ताप और दाब पर जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। उदाहरण हमारा होगा यहाँ पर, यानी कि एक बार और समझते हैं इसको पहले से कि क्या होगा अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि समान ताप और दाब पर। वही ताप यानी कि तापमान, दाब यानी कि प्रेशर, जो दाब लगाते हैं किसी अभिक्रिया के दौरान। और कैसी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया। और क्या होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकर्मक और उत्पाद क्या होंगे, गैसेज आपस में मिल रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं या बनते हैं तो उनके बीच जो आयतन होगा वो आपस में एक सरल अनुपात होगा। एग्जाम्पल लेते हैं H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस जब अभिक्रिया करती है, संयुक्त होती है Cl2 गैस के एक वॉल्यूम के साथ, एक वॉल्यूम H2 का एक वॉल्यूम Cl2 के साथ अगर अभिक्रिया करता है, संयुक्त होता है तो बनते हैं दो वॉल्यूम HCl गैस के। अगर हम देखें कितना वॉल्यूम है H2 गैस का, एक। कितना वॉल्यूम है Cl2 गैस का, एक। और कितना वॉल्यूम है HCl गैस का, दो। क्या देखेंगे, एक अनुपात दो, एक अनुपात दो, एक अनुपात एक अनुपात दो, जो कि एक सरल अनुपात है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। H2 हाइड्रोजन गैस जब अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन गैस के साथ तो बनता है वाटर मॉलिक्यूल, जल का एक अणु, दो अणु बनते हैं। जब हमने दो अणु लिए हाइड्रोजन गैस के, अभिक्रिया कराई उसकी ऑक्सीजन के एक अणु के साथ तो क्या बनता है, दो अणु बनते हैं H2O मॉलिक्यूल के। तो ये भी क्या है, 2 अनुपात 1 अनुपात 2, ये एक सरल अनुपात है। यही है गैलिसाइड का गैसीय आयतनों का नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है अगला नियम, 5वां नियम, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। Under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of all gases contains equal number of molecules। हिंदी में पढ़ेंगे इसको, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। बात फिर से वही आ गई, समान ताप और दाब। लगभग सभी नियम में हमें ताप और दाब को समान लेना है, समान करने पर ही हमारे ये जो नियम हैं वो लागू होते हैं। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात H2 गैस का हमने अगर 1 लीटर एक फ्लास्क में ले लिया, उसी प्रकार दूसरे फ्लास्क में हमने O2 गैस का 1 लीटर लिया और उसी प्रकार हमने H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की गैस अवस्था को 1 लीटर एक फ्लास्क में लिया। कंडीशन क्या है, एट NTP। क्या होता है NTP या STP? अगर इसको हम बोलें तो NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या मतलब होता है STP का, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर
एंड प्रेशर क्या मान होते हैं। हालांकि इसको हम पढ़ेंगे गैसेस स्टेट यानी कि गैसीय अवस्था वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको बता देते हैं आपको कि क्या होगी इसकी वैल्यू यानी कि मान क्या होगा। जो टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड यानी कि मानक या नॉर्मल यानी कि साधारण होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 273 केल्विन, क्योंकि गुणा भाग करने में हमें आसानी होती है, इसलिए 273.15 को 273 केल्विन लिख लेंगे। अब आती है बात प्रेशर की। सामान्य यानी कि साधारण या मानक दाब जो होता है वो होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 mmHg। मरकरी के अनुसार इसका दाब निकालते हैं, ये आप सीखेंगे आप अगले अध्याय में, जहां पर पढ़ेंगे हम गैसियस स्टेट। तो एसटीपी और एनटीपी पर जो मान है 1 लीटर गैस हाइड्रोजन गैस हो या 1 लीटर ऑक्सीजन गैस हो या 1 लीटर H2O गैस हो, कोई भी गैस हो, सभी गैस में के समान आयतन में अणुओं की संख्या सदैव समान होगी। यही है हमारा एवोगैड्रोस का नियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला टॉपिक है एटम यानी कि परमाणु। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट which may or may not have independent existence is called atom। हिंदी में क्या कहेंगे, तत्व का वह छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी परमाणु कहलाता है। तत्व का वह छोटा कण जो प्रकृति में फ्री स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी परमाणु कहलाता है। मतलब क्या हुआ इसका, तत्व जानते ही हैं तत्व क्या होता है, जैसे कि पढ़ाया था आपको एलिमेंट क्लासिफिकेशन पढ़ाया था आपको, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में तत्व आया था जो कि एक प्योर फॉर्म होती है पदार्थ की। तो उसी में तत्व का वह छोटा कण जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और सल्फर, ये सभी क्या हैं, तत्व के छोटे कण। ये सभी फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। जो पहले वाले लिखे हैं ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, जबकि ये नीचे वाले जो तत्व हैं हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन आदि, इन्हें कहते हैं हम अक्रिय गैस। अक्रिय गैस जो होती हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं। क्यों रह सकती हैं, जब हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी वहाँ पढ़ाया जाएगा इसको कि स्वतंत्र अवस्था में ये गैसेस क्यों रह सकती हैं। समझ में आ गया। ये तत्व का वह छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी, ये नहीं रह सकते फ्री स्टेट में, लेकिन नीचे के एलिमेंट या तत्व फ्री स्टेट में रह सकते हैं। अगला आता है आपका टॉपिक मॉलिक्यूल और अणु। मॉलिक्यूल बोलें या हिंदी में इसको अणु बोलें। डेफिनेशन इसकी यानी कि परिभाषा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एन मॉलिक्यूल। ठीक इसका थोड़ा चेंज करना है हमें, जो मे और मे नॉट किया है हमने, यहाँ पर कैपेबल है, ओनली मे आएगा, मे नॉट नहीं आएगा। यहाँ पर मे
यानी कि कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, यहाँ पर टॉपिक थोड़ा चेंज हुआ, हमने यहाँ पर कहा सब्सटेंस, जबकि ऊपर कहा था हमने क्या, पार्टिकल। तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु या मॉलिक्यूल कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पर आएगा H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस आदि। अब क्लासिफिकेशन इसका भी दो तरीके से होता है, यानी कि हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं दो तरीके से। कैसे? पहला आता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हिंदी में कहेंगे समपरमाणविक अणु और इसे कहेंगे विषम परमाणविक अणु। अर्थात होमो मीन्स या सम मीन्स समान, परमाणविक मीन्स एटम और अणु मीन्स मॉलिक्यूल। ऐसे अणु जिसमें सभी परमाणु समान हों, जिसमें ऐसे अणु जिसमें सभी परमाणु समान हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या समपरमाणविक अणु। एग्जाम्पल कौन सा रहेगा इसमें? उदाहरण रहेंगे इसमें O2, N2, Cl2, H2 आदि। ऐसी गैसेस या मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम या तीनों एटम समान हों। इसके अलावा इसमें P4 भी आता है और O3 भी आता है, अन्य भी आते हैं इसके अलावा। यहाँ पर नेक्स्ट आता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल या विषम परमाणविक अणु। ये होते हैं हमारे जिसमें ऐसे अणु जिसमें परमाणु विषम यानी कि अलग अलग हों, उन्हें कहते हैं विषम परमाणविक अणु या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि H2O, H2O में दो H के एटम हैं और एक O का एटम है। वैसे ही CO2 में भी सेम है, एक कार्बन का है और दो CO2 के हैं। H2SO4 देखेंगे तो इसमें क्या है, एक H यानी कि दो H है, एक S है और चार मॉलिक्यूल O के हैं। उसी तरह HNO3 और सिरका एसिटिक एसिड CH3COOH, इन सभी में भी क्या है, विषम परमाणविक अणु है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। जो परमाणु भार है वो सदैव हम नापते हैं कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के परमाणु भार के कंपेयर में, की अपेक्षा। मतलब किसी पदार्थ के, यानी कि क्या कहा हमने, किसी तत्व के एक एटम का जो एवरेज रिलेटिव मास होता है वो, उसको हम परमाणु भार कहते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? परमाणु भार बराबर परमाणु भार बटे 1/12वें भाग किसका, कार्बन C12 का परमाणु भार। यानी कि कार्बन 12, अगर हम कार्बन 12 कहें तो क्या होता है कार्बन 12? कार्बन 12 का जो परमाणु भार होगा वो 12 होगा। हमने इसको क्या करा, 1/12 भाग कितना आया, 1। 12 से 12 कटा, 1 आया। यानी कि हम कार्बन 12 को के एक भाग की अपेक्षा निकालते हैं किसी परमाणु का परमाणु भार। जैसे हम निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। कैसे निकाला? क्योंकि जब हमने परमाणु भार लिखा, जब हमने इस परमाणु का, हाइड्रोजन का एक परमाणु का भार लिखा तो कितना आया, वो आया 1। और कितना आया कार्बन 12 का, 1/12 गुणा 12, 12 से 12 गया, उत्तर कितना आया, 1/1 यानी कि 1। ऐसे निकाल सकते हैं हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। कितना होता है ऑक्सीजन, 16। तो क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 16, नीचे लिखेंगे 1/12 गुणा 12, 12 से 12 गया, उत्तर कितना आया, 16।
यही कहते हैं द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। अगला आता है मॉलिक्यूलर मास या अणु भार। द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। बस परमाणु की जगह पर हमने अणु लिख दिया, बाकी सब वही रहेगा। कैसे? परमाणु यानी कि अणु भार बराबर अणु का भार, अणु भार बराबर अणु का भार बटे 1/12 भाग। 1/12 भाग किसका? कार्बन 12 का परमाणु भार का 1/12 भाग निकालेंगे तो उस अणु का अणु भार निकल आएगा। जैसे हमने कहा CO2, CO2 में कार्बन का होता है 12, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का होता है 16, 12 + 32 = 44। यानी कि CO2 का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1/12 भाग से 44 गुना अधिक भारी है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कोई और मॉलिक्यूल ले लिया, हमने लिया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एक N का होता है 14, 14 दूनी 28। हम कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है? 28 गुना भारी है। यही क्या होगा? अणु भार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे कहें इस वीडियो को शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।